तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें पहला है हमारा अल्फा कार्बन। कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे इसमें, या आप लिखना चाहें तो चलिए पहले बता देते हैं, तब डेफिनेशन अगर आपकी इच्छा होगी तो लिख लीजिएगा। अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन लिख लेते हैं। एंड अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देख, ये जो कार्बन है, ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये जो कार्बन है वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और यही हमारा अल्फा कार्बन है। और ये कार्बन जो है मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर आप किसी को अल्फा कार्बन कह रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, अब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अब चाहे ऊपर नीचे भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, कहने का मतलब मैंने एक एक लगा दिया है। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। इसको भी ऐसे लिख देते हैं, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब क्या है अल्फा कार्बन? द sp3 carbon atom which is directly attached with positively charged containing carbon or free radical containing carbon or multiple bond containing carbon और functional group, इनमें से किसी के भी साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। एंड द हाइड्रोजन एटम directly attached with alpha carbon, the hydrogen atom which is directly attached with alpha carbon known as alpha hydrogen। ठीक है, तो आप ये बनाकर एक डेफिनेशन बोलता हूं, लिख लीजिएगा, या मैं लिख दूं। the sp3 hybridized carbon atom which is directly attached with positively charged carbon और free radical carbon और
मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन और the sp3 hybridized carbon atom which is directly attached with positively charged carbon or free radical carbon or multiple bonded carbon or functional group is known as अल्फा कार्बन। ठीक है, नोन एज अल्फा कार्बन। ये ऐसे बना लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी और डेफिनेशन याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल, ये दोनों को एक साथ मल्टीपल बॉन्ड बोल दिया, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में आप देखेंगे। अच्छा, एक बात को और ध्यान में बता दूं, ये जो इतना है, इतने अल्फा कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी आपको हाइपर कंजुगेशन में। इतने की ज़रूरत पड़ेगी आपको हाइपर कंजुगेशन में। ये हाइपर कंजुगेशन, ये वाला अल्फा कार्बन हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा, ये सब हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं नेगेटिवली चार्ज कार्बन से अटैच कार्बन नहीं बोला गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिवली चार्ज कार्बन से अटैच कार्बन नहीं बोला गया है, केवल पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल बोला गया है, मल्टीपल बॉन्ड बोला गया है या फंक्शनल ग्रुप बोला गया है। ठीक है, द हाइड्रोजन एटम विच इज directly attached with alpha carbon called alpha हाइड्रोजन। ऐसा हाइड्रोजन एटम जो अल्फा कार्बन से अटैच हो वो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो पहला अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, थोड़ा एग्जाम्पल भी लेकर समझ लिया जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यही है। फिर बीटा कार्बन गामा कार्बन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है। तो अल्फा कार्बन को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा मिटा लिया जाए इसको। ठीक, क्वेश्चन एक लिखा जाए, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड्स और आयंस। में कंपाउंड भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, तो हमने अब एक एक करके आपको बता दें। जैसे पहला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 प्लस। सेकेंड है CH3 CH3 रेडिकल। ठीक, 5 एग्जाम्पल मैंने लिए। अब इन 5 एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको लिखना, एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
चलिए कुछ और एग्जांपल भी ले लिया हमने। अब एक एक करके अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन लिखते हैं। पहले वाले कंपाउंड में पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो सकता है अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो इसके बगल वाला कार्बन ये है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है इसके पास। तो ये क्या है, इसमें अल्फा कार्बन कितना हो गया, एक। ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है, अल्फा कार्बन है। और अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, दो हो गया, दो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। फ्री रेडिकल कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है लेकिन वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों उसके बगल में, दोनों डायरेक्ट अटैच्ड है। तो ये भी है और ये भी है। तो अल्फा कार्बन 2 हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन हो सकता है अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन, जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन यहाँ पर हो गया 2 और अल्फा हाइड्रोजन हो गया कितना, 5/2 + 3 कितना, 5। मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन ये है भाई, इस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ तो हाइड्रोजन है ना, वो तो मल्टीपल बॉन्ड से ही जुड़ा है, तो वो तो नहीं, उससे आगे जुड़ना चाहिए। तो ये केवल यही, तो अल्फा कार्बन कितना 1 और अल्फा हाइड्रोजन कितना 3। फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन कौन होगा, अल्फा कार्बन। ये तो अल्फा कार्बन कितना हो गया 1, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 1। ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा कार्बन हो अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर मान लो भाई यहाँ भी CH3 लगा देता है, इस H को हटा के, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसमें। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन ये है, लेकिन ये भी क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या इसके बगल वाला कार्बन ये है, तो ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब मल्टीपल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो सकता है लेकिन वो खुद पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल मल्टीपल बॉन्ड ऐसा ना हो। कहने का मतलब वो sp3 होना चाहिए। तो यहाँ अल्फा कार्बन कितना है 0। अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन ये भी है लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो इसलिए नहीं है। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन इस पे कितने हो गए 2 और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, 3 + 3 6। ठीक है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता अगर ये sp3 होता तो, या मल्टीपल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता अगर ये sp3 होता, तो दोनों में से कोई नहीं है। तो फिर ये क्या है, अल्फा कार्बन यहाँ पर 0 है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से आप समझिए कि अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए 8 एग्जाम्पल लिए थे ना, एक 9th एग्जाम्पल नंबर 9 भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ही ये कंपाउंड था, चलो ठीक है इतना ही रहने देते। तो बेंजीन रिंग का ये कार्बन कौन सा, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन है। और मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन अगर sp3 है तो वो अल्फा कार्बन है, तो इसका मतलब ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन कितने हो गए इसमें 1 और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3। समझ पा रहे हैं कुछ। तो चलिए फिर आपको आइडिया लग गया है। अब जैसे देखिए एक और ले लेते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के बगल वाला कार्बन कौन है, ये है।
तो ये कार्बन अल्फा कार्बन तो एक है, अल्फा कार्बन तो कितना है, एक है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 0 है, क्योंकि इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था कि अल्फा कार्बन होने का मतलब ये नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन होगा ही, जितना अल्फा कार्बन है उससे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, उतना ही अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, या उससे कम भी अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है, या हो सकता है अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरा, बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? तो अगर आप बीटा कार्बन की बात करें तो sp3 कार्बन एटम which is directly attached with alpha carbon is known as beta carbon. The hydrogen atom which is directly attached with beta carbon called beta hydrogen. कहने का मतलब है कि अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन, मल्टीपल, देखिए बिना अल्फा खोजे आप बीटा नहीं खोज पाएंगे, तो पहले अल्फा ही खोजना पड़ेगा आपको। तो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन कौन है? तो ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन कौन है? ये है, तो ये कौन है? बीटा कार्बन है। अब आप बोलोगे अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन ये है। अरे मूर्खो, बोला तो है कि sp3 होना चाहिए, तो sp3 ये है, ये नहीं है। ऐसा नहीं कि अल्फा से अटैच बीटा, बीटा से अटैच अल्फा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन कितना हो गया? बीटा कार्बन 1 हो गया, बीटा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब गामा कार्बन, अगर हम तीसरे की बात करें और बोले गामा कार्बन और यहाँ बोल दे गामा हाइड्रोजन, तो फिर वैसे ही लिखना होगा द sp3 कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बीटा कार्बन इज नोन एज गामा कार्बन. The hydrogen atom which is directly attached with gamma carbon is known as gamma hydrogen. ठीक, तो अब गामा गामा चलने लगा, तो अल्फा बीटा का मतलब गामा. तो अब हमारा जो, जैसे एक एग्जांपल ले लें हम यहाँ पर इसके लिए भी, मान लीजिए आपके पास है एक CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3.
तो अब हमारा ये जो है ये बताएगा कि कौन अल्फ़ा है कौन बीटा है। तो अब जैसे इसके जस्ट अगल बगल वाले, जैसे ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन हो गया, बीटा हो गया, इधर भी कौन हो गया, बीटा हो गया। बीटा से डायरेक्ट अटैच ये कौन हो गया, ये गामा हो गया। ठीक है, अब ये क्लियर है। अब आप जैसे ऐसा नहीं है कि पूरी चैन 100 चैन तक मैं बता दूंगा। हाँ ये है कि अगर आप इसको बढ़ा दें ऐसे, तो लास्ट कार्बन तक जाते जाते जो लास्ट वाला बहुत लंबी चेन हो अगर, तो लास्ट वाले को ओमेगा कार्बन बोलते हैं। डब्लू नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा कार्बन बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे ये तो हो गया अल्फा बीटा गामा डेल, डेल थीटा, तो मतलब ये तो ऐसे चल रहा है, लेकिन ये लंबे समय तो मतलब एकदम लास्ट वाले को क्या बोल देते हैं, ओमेगा कार्बन। डब्लू नहीं बोलते, ओमेगा आप जानते होंगे, ओमेगा आर ओमेगा वी इक्वल टू आर ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है ना, तो वो हो गया। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन थे, लेकिन सबके सब कार्बन जो भी नाम लिए गए हैं सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके हाइब्रिडाइजेशन न खोजने पर आप गलती कर देंगे। इसलिए बहुत सावधानी से इस तरह की चीज़ों को खोजा जाता है, प्रैक्टिस में लाया जाता है। जब प्रैक्टिस में आ जाता है तो फास्ट करना चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप लिखेंगे हाइड्रोकार्बन ग्रुप, हेडिंग डालिएगा हाइड्रो कार्बन ग्रुप, या एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं आप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, या क्या बोल सकते हैं आप इसको, एल्काइल ग्रुप। अब इसमें जैसे पहला है नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप जो होती है वो स्ट्रेट चेन वाली एल्काइल ग्रुप होती है, स्ट्रेट चेन वाली एल्काइल ग्रुप होती है। ठीक है, अब जैसे 2 कार्बन की तो स्ट्रेट ही बनेगी, लेकिन 3 कार्बन में ब्रांच हो सकता है। 3 कार्बन की जो है, तो जैसे CH2 CH2 CH3, ये डैश का मतलब ये बॉन्ड है जो कहीं किसी चेन में जाके जुड़ेगा। ठीक है, ये ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप टाइप का है, सब्स्टिट्यूट है, तो ये जो है जाके कहीं जुड़ेगा। कितने कार्बन है, 3, तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। एन का मतलब नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए आपके सामने है CH2 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 CH3, 4 कार्बन है, सीधी है, नाम होगा N ब्यूटाइल। CH2 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 CH3, 5 कार्बन है, सीधा है, नाम होगा N पेंटाइल। 6 होगा N हेक्साइल, 7 होगा N हेप्टाइल। क्लियर हो गया होगा आपको। तो नॉर्मल का मतलब होता है सीधी एल्काइल ग्रुप, सीधी एल्काइल ग्रुप की चेन। ठीक है, ठीक, क्लियर कर। अच्छा, नॉर्मल हुआ ये। अब इसकी ज़रूरत तो नहीं है हेडिंग की। सेकंड जो होगा वो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि जिस जगह से ये अटैच होता है वहाँ पर CH लगा होता है। जिस जगह से ये अटैच्ड होता है, जिस जगह से जाके किसी लॉन्ग चेन में अटैच्ड होगा वहाँ पर CH लगा होता है। जैसे मान लीजिए कि CH3 2 है,
CH3। तो अब ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्या हो गया, ब्यूटाइल। ठीक है। अब जैसे ये CH यहाँ फिर लगा दिया, CH3 CH2 CH2 CH3। अब कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल, समझ पा रहे? तो जब CH होगा तब CH2 डायरेक्ट ऐसे जोड़ रहा है तो वो नॉर्मल है, CH जोड़ रहा है तो वो क्या है, सेकेंडरी है। कोशिश करिएगा कि जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करिएगा, कुछ शॉर्टकट मत बनाइएगा, क्योंकि शॉर्टकट में आप लॉन्ग कट में चले जाएंगे। सेकेंडरी के बाद आता है टर्सरी एल्काइल ग्रुप। टर्सरी एल्काइल ग्रुप, टर्सरी को शॉर्ट में TER बोल देते हैं। ठीक है। अब जैसे टर्सरी है तो ये ऐसे स्टार्ट होता है, मतलब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इधर बॉन्ड लिखा के मैं एक इस तरफ बॉन्ड इस तरफ अटैच करने की जगह छोड़ रहा हूँ, उधर नाम लिख दे रहा हूँ। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। मतलब जो टर्सरी होगा वो 4 से छोटा तो होगा ही नहीं। तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक। अब से मान लीजिए आपके पास है तो अब ये किसी भी एक चेन को बढ़ाते जाएंगे और कार्बन के नंबर गिन लेंगे कितना हो गया। तो ये हो गया टर्सरी पेंटाइल। ठीक। अब ये तो हुआ प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब नॉर्मल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। अब आते हैं कुछ और टर्म पे, जैसे आइसो, नियो, है ना। तो ये टर्सरी हो गया। आइसो एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल। तो देखिए आइसो क्या होता है, आइसो में आपको चाहिए ये ग्रुप चाहिए, इतना जो ग्रुप होगा वो आइसो बोला जाएगा। उसके बाद फिर अंत में जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से नाम बोल देंगे। ठीक है। जैसे देखिए ये अगर मिलता है आपको CH3 यही चीज़ आपको मिल जाती है, मान लीजिए यही चीज़, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। तो आप सोच रहे होंगे सर इसको सेकेंडरी क्यों नहीं बोलते। सेकेंडरी के लिए भी मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, सेकेंडरी के लिए भी मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 4। ये ध्यान रखिएगा। अगर 3 कार्बन का आप सेकेंडरी बना देते हैं तो वो सेकेंडरी नहीं होगा, वो आइसो होगा। तो अच्छा, तो आपके मन में होगा कि 4 कार्बन का सब सेकेंडरी बना आइसो बना के दिखाइए। ये बन गया ना। देखिए ये किनारे पर आपके ये लगा होना चाहिए, किनारे पर ये होना चाहिए। क्या हो गया, ये हो गया आइसो ब्यूटाइल। ठीक। अब जैसे CH2 CH2 CH CH3 देखिए फिर ये कि लास्ट में फिर ये दिखा, तो इस ये ग्रुप क्या है, आइसो है। तो अब कितने कार्बन हैं टोटल, जितने कार्बन टोटल हो उसके हिसाब से नाम आपको बोलना है। तो ये हो गया क्या, आइसो पेंटाइल। बात समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आइसो। अब बात करते हैं नियो की, नियो की अब बात करेंगे हम किसकी, नियो की। नियो
नियो एल्काइल ग्रुप, पांचवा। अब नियो क्या होता है, तो आपको किनारे पर ये दिखेगा, इतना क्या है, नियो है। अब जैसे ये सबसे छोटा नियो है, और ये नियो, इसको हम नियो पेंटाइल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नियो और नहीं होता। जैसे ये भी क्या है, नियो है। अब 6 कार्बन है तो क्या बोल देंगे, नियो हेक्साइल। अब यही एक CH2 और बढ़ा दे तो नियो हेप्टाइल। समझ पा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, नियो ग्रुप है। पांचवा नियो था। छठा है हमारा एल्किनिल ग्रुप। अब ये एल्किनिल ग्रुप का मतलब, अभी तक आपने कहीं डबल बॉन्ड नहीं देखा था, लेकिन अब ये जो ग्रुप होंगे इनमें आपको क्या है, डबल बॉन्ड दिखेगा या मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। तो अब जैसे, अब इनके नाम भी देखते रहिएगा आप, जैसे CH2CH। अब इसका नाम है विनाइल। इसका नाम क्या है, विनाइल। विनाइल ग्रुप है, विनाइल है। अब इस तरफ बॉन्ड लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं चाहे इधर लगा दे चाहे इधर लगा दे। ये है एलाइल। याद रखिएगा इनकी नाम मैंने। प्रोपिनिल, प्रोपिनिल बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए, ये ग्रुप तो आइसो की तरह है, लेकिन CH3 होता तो है तो आइसो ही, लेकिन आइसो प्रोपाइल ना बोल के इसको आइसो प्रोपिनिल बोला जाएगा, इसको आइसो प्रोपिनिल बोला जाएगा। जैसे ये कंपाउंड है, चाहे ऐसे बना दीजिए या एक साथ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। नाम दोनों को एक ही तरह से बोला जाता है, इथाइलिडीन। इथाइलिडीन ऐसे लें, ठीक है, इथाइलिडीन। CH2 अब दोनों तरफ ऐसे लगा हुआ है, इसको बोला जाएगा इथाइलिन। जैसे मान लीजिए दोनों पे Cl लगाए तो नाम होगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। जैसे यहाँ पर दोनों पे Cl लगाए तो इसका नाम है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, है ना, ठीक है। अच्छा, सॉरी, इसका नाम है, जैसे ये इथाइलिडीन था, ये प्रोपाइलिडीन होगा। प्रोपाइलिडीन।
ये नाम कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको कोशिश करिएगा कि 3-4 पल लिख लिख के याद कर लीजिएगा, वो नाम याद रहेगा तो काम हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो टिक कर लीजिएगा। विनाइल एलाइल, विनाइल की, एलाइल की, इथाइलीन की और इथाइलिडीन की, ये 4 की ही ज़रूरत आपको पड़ेगी। विनाइल, एलाइल, इथाइलीन और इथाइलिडीन, ये 4 की ज़रूरत पड़ेगी। इन चारों पे टिक कर लीजिएगा, ठीक। मतलब इन चारों को आपको याद करना ही करना है, बाकी तो फिर ऐसे ही चल रहा है। जैसे आया आपके सामने एल्काइनिल ग्रुप, अब ये कौन सा नंबर था भूल गया ना, 7वां लिख लेते हैं। एल्काइनिल ग्रुप, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे ग्रुप है। तो इसका नाम, जैसे ये क्या है, एल्काइनिल है, तो ये इथाइनिल हो जाएगा, इथाइनिल। स्पेलिंग चेक मैं भी कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको गलत लिखा दे कुछ। प्रोपाइनिल, प्रोपाइनिल हो गया। ये है प्रोपार्जिल, थोड़ा अलग टाइप का है, इसका नाम है प्रोपार्जिल, ठीक है। अब चलिए मिटाएं इसको। सात, अब अगर मान लीजिए लिखा जाए 8वां, एरोमेटिक बेंजीनॉइड ग्रुप। एरोमेटिक बेंजीनॉइड ग्रुप का मतलब है कि जहां बेंजीन रिंग पाया जा रहा हो, है ना भाई। तो अब जैसे ये कुछ लोग बेंजीन रिंग में खाली गोला भी बना देते हैं, मैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड हमेशा बनाता हूं। तो अब इसको बोलते हैं फिनाइल। अब मैं फिनाइल बोलता हूँ हमेशा, मेरी आदत पड़ी है। फेनिल भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, फेनिल, ठीक है। फिनाइल तो आप सोचते होंगे कि वो फर्श साफ करने वाला आता है, तो वो फिनाइल होता है ना। ये फिनाइल है, वो आप तो बोलने को तो फिनाइल आप घर की भाषा में बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड है, ये दो CH3 नहीं है, 2 ग्रुप लगा है, इसका नाम है ऑर्थो फिनाइलिन, ऑर्थो फिनाइलिन, ठीक है। इसका नाम है मेटा फिनाइलिन। उसी तरीके से ये जो लास्ट वाला है ये क्या हो जाएगा, पैरा, ये हो जाएगा पैरा फिनाइलिन, पैराफिनाइलिन, ठीक है। ये बॉन्ड वही वाला बॉन्ड है, ये CH3 नहीं है। जैसे आप वो स्केलेटल वाला मत समझ जाइएगा इसको, है ना, ये कहीं जाके जुड़ने वाला है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हो ऐसे, तो इसको बोलेंगे बेंजाइल। दो बॉन्ड लगना चाह रहे हैं,
तो इसको बोलेंगे आप बेंजल। तीन बॉन्ड खाली है, जैसे CH2 होगा तो बेंजाइल, CH होगा तो बेंजल, और ये बेंजो बोला जाता है, बेंजो बोला जाता है। जैसे देखिए C केवल होता है किसमें, जैसे ये चीज़ आपको कहाँ दिखेगी, CHO दिखती है ना, CH दिखता है, तो इसका नाम क्या है, बेंजल डिहाइड, तो बेंजल आता है। जैसे C खाली कहाँ दिखता है आपको, COOH, तो इसमें आपको C दिखता है, तो इसका नाम बेंजो से स्टार्ट होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजल डिहाइड। अब जैसे यही चीज ऐसे हो तो इसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल। ये है क्या, ये है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ये है बेंजल डिहाइड, ये बेंजोइक एसिड। तो आप इनके नाम सुने हुए हैं, लेकिन क्यों पढ़े हैं इनके नाम, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे बेंजल इसका कॉमन नेम है, तो बेंजल डिहाइड, बेंजोइक एसिड, मतलब ऐसे करके आता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब जैसे हमारे पास है CH3, इस कंपाउंड को बोलते हैं टॉलुइन, है ना, टॉलुइन बोला जाए, टॉलुइन है, TOLUENE, टॉलुइन है ये। लेकिन अगर ये कहीं जाके ऐसे जुड़ रहा है तो इसका नाम है ऑर्थोटॉलिल। O मतलब ऑर्थो, P मतलब पैरा, M मतलब मेटा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना। तो O क्या हो गया, ओटॉलिल। अब जैसे ये हो गया, तो ये क्या हो गया, एमटॉलिल। ये क्या हो गया, ये हो गया पीटॉलिल। तो ये पीटॉलिल है, समझ पा रहे हैं, समझते रहिएगा इसको, क्योंकि ये ही चीज़ें हैं जो आपको काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई। तो अब आपको कुछ मैंने बेसिक जानकारियाँ दे दी, जिसको हम बोल रहे थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग या नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, लिख लीजिएगा कहीं अगर आपको फुल फॉर्म जानना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एक दिन मैंने बच्चे से पूछा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, वो आया बोला कि सर ये IUPAC नेम नहीं आ रहा। तो मैंने बोला भाई IUPAC नेम का फुल फॉर्म बता दे। तो इंटरनेशनल को पहले ही बोल दिया वो इंडियन। मैंने कहा रहने दे भाई, ला कॉपी IUPAC नेम बता दे तेरा। हम कहे कौन दिमाग ख़राब करे। अच्छा मेरा मन था ऐसे कि पूछ ले क्या है, हम लोगों को भी पढ़ाया गया था। ज़रूरत नहीं है आपको नाम जानने की पूरी, लेकिन जानते हैं तो अच्छा रहता। बोला जाता है कि किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम एक ही होता है, और कोई भी IUPAC नेम अगर आप जानते हैं तो उस नाम का केवल एक ही कंपाउंड होता है।
जैसे मेरा नाम दीपक है तो दीपक नाम के बहुत से लोग होते हैं, दीपक नाम के बहुत से लोग होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसको किया जाएगा, नाम के साथ पापा का नाम डाला जाए या मम्मी का नाम डाला जाए तो कुछ लोग हट जाते हैं। जैसे दीपक मिश्रा बहुत लोगों का नाम, फिर दीपक मिश्रा के साथ पीएस मिश्रा अगर ऐड हो रहा है तो वो कुछ लोग हट जा रहे हैं, क्योंकि सबके फादर का नाम तो पीएस मिश्रा होगा नहीं, तो कई लोग हट गए उसमें। फिर भी कॉमन आए, फिर उसके बाद उनके एड्रेस का डाल दिया, तो शायद हो सकता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मैं गांव में रहता हूँ तो एक पर्टिकुलर गांव में एक फादर नेम और बच्चे का नेम सेम हो। जैसे मेरे यहाँ है, मेरे नाम में नहीं है लेकिन है, एक लोग है कि फादर नेम और बच्चे का नेम एक लोग, और इधर भी जो है थोड़ी दूरी पर उनका भी सेम है, तो गांव का नेम भी सेम हो गया इसका मतलब। तब उसके बाद आता है कि भाई डेट ऑफ बर्थ, वैसा तो होगा नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाएगा। मान लो सेम हो गया तो फिर फादर के डेट ऑफ बर्थ है क्या, वो भी सेम हो गया। तो ऐसा है भैया, अब ऐसा करते हैं, मम्मी का नाम निकालो, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ निकालो, दादा का निकालो, दादा के डेट ऑफ बर्थ निकालो, ठीक है। चलो अच्छा, अपने ज़मीन के कागजात निकालो तुम भी और हम भी, अब देखेंगे कि जिसकी ज़मीन ज़्यादा है किसकी कम है, कौन उम्र में ज़्यादा है, किसके बाल ज़्यादा पके किसके कम पके, मतलब बहुत सी चीज़ें। IUPAC नेम में क्या होता है कि IUPAC नेम ऐसा नहीं है कि इंसानों के नाम की तरह तो है नहीं कि कॉमन वो कॉमन मिल जाएगा। जैसे मेरा नेम तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम है ही नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नाम भी IUPAC नेम होता, उनका नाम जो होता है वो कुछ अलग ही टाइप का होता है, और वो अलग टाइप का, उस टाइप का जो नाम होता है वो मैं अक्सर उसको IUPAC नेम बोलता हूँ। तो चलिए IUPAC नेमिंग में सबसे पहले आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति का नाम लिखते हैं, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक है। आप सभी लोग सचिन जी को जानते हैं, हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं, सबसे बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं, क्रिकेटरों के भगवान माने जाते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है उनके लिए। जैसे वो होता है ना कि श्री श्री 1008 श्री, वैसे ही कुछ इनके आगे, नाम के आगे मास्टर ब्लास्टर और वो भारत रत्न ये सब लग गया है, तो ये ढेर सारा। तो देखिए इस नाम में, पूरे नाम में जो हम जिनकी बात हम कर रहे हैं, मास्टर ब्लास्टर, भारत रत्न, इनकी जो हम बात कर रहे हैं, उनका इस पूरे नाम में जो मेन पार्ट है नाम का वो ये है, ठीक है। ये मेन उनका खुद का है, बाकी ये उनके पिताजी का है, ये तो उनके पूरे खानदान का है। वो तेंदुलकर तो उनका सरनेम हो गया। मिस्टर तो भैया आप प्रीफिक्स लगा दिए, ये तो सभी में लगा देते हैं मिस्टर, आप ही को मैं मिस्टर लगा लूँ मैं, या मिस लगा दूँ। हाँ, कुछ लोग शादीशुदा तो नहीं हो ना भाई तुम लोग, हैं, तो कुछ लोग बाल विवाह वाले भी होते हैं। तो सचिन, अब सचिन कौन है, तो इस नाम का मेन पार्ट सचिन ही है। तो जो मेन पार्ट होता है उसको रूट वर्ड बोला जाता है, या उल्टा भी बोल देते हैं, वर्ड रूट बोल देते हैं, रूट वर्ड या वर्ड रूट बोल देते हैं। नाम के जो पहले आता है वो है प्रीफिक्स। कोई भी नाम बिना रूट वर्ड का नहीं हो सकता। जैसे मेरा नाम दीपक, आपने बोला
किसी ने नाम लगा दिया दीपक, दीपक आगे लिख दिया मिश्रा, तो दीपक लिखना जरूरी है। जैसे कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें नाम के साथ फादर नेम लगाया जाता है, फिर जो है सरनेम लगाया जाता है। कुछ तो स्टेट ऐसे हैं जिसमें नाम लगाया जाता, पहले सरनेम लगाया जाता है, फिर नेम लगाया जाता है, फिर फादर नेम लगाया जाता है। लेकिन नाम तो रहेगा भाई, सरनेम पहले लगा दो बाद में लगा दो, वो जो ठीक है वो सब चलेगा, लेकिन नाम रहेगा। नाम जो है वो रूट वर्ड है। नाम के पहले जो भी लग रहा है वो प्रीफिक्स है। अब चाहे आप मिस्टर लगाइए, चाहे लिटिल मास्टर लगाइए, चाहे आप भारत रत्न लगाइए, चाहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, कुछ भी लगाइए, जो भी आगे, ये ढेर सारा हो सकता है। ये प्रीफिक्स जो है वो ढेर सारे हो सकते हैं। रूट वर्ड हमेशा एक ही होता है। अच्छा, नाम के बाद जो फिक्स होता है, या कह सकते हो नाम के साथ जो फिक्स होता है वो होता है, नाम के साथ जो पहला फिक्स होता है उसको सफिक्स बोला जाता है, फर्स्ट। और जो दूसरा होता है वो सफिक्स सेकंड है। आपको जब भी कोई समस्या आए तो आप अपने दिमाग में मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम लाइएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर लिख देता था कि जो है मिस्टर राहुल राजीव गांधी, ठीक है, तो लोग कहते कि सर ये आप तो कांग्रेसी हैं। मैं लिख देता मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो कुछ लोग कहते कि सर आप बीजेपी वाले हैं। केजरीवाल का पूरा नाम ही नहीं याद है मुझे, तो अरविंद केजरीवाल, हाँ, लेकिन अरविंद के बाद नाम नहीं पता, पूरा याद नहीं है, मतलब पता ही नहीं है मुझे, याद की तो बात छोड़ो। ममता बनर्जी जी का नाम जो ममता बनर्जी ही पता है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, हाँ प्रसाद है उनके अंदर, अब लेकिन उनके पिताजी का नाम तो नहीं होगा प्रसाद, लालू प्रसाद शायद उनका पूरा नाम है, ठीक है। तो अखिलेश मुलायम यादव, अखिलेश मुलायम यादव, तो ये थोड़ा राजनीतिक हो जाता, तो हमने सोचा कि एक ऐसे आदमी का नाम लिखा जाए जो देश दुनिया में प्रचलित हो, जो व्यक्ति ईमानदार हो, जिस व्यक्ति पर कभी कोई दाग ना लगा हो, और ऐसे किसी व्यक्ति को उठा लिया जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए हम लोगों को, हमें तो खास करके दूर रहना चाहिए, और आपको तो मतलब इसमें इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, वो आपकी तो उम्र ही नहीं है ऐसी, है ना भाई। तो आप अभी एक दिन मैं देख रहा था कि ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था कि माई क्रश ये वो, ये क्रश लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं कहा यार ये डिलीट करो उस ग्रुप को। मैंने डिलीट मारा, पूरा ग्रुप सबको उड़ाया बारी बारी से और डिलीट मारा। मैंने डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया था बच्चों का कि आप लोग डिस्कस करिएगा, आपका क्वेश्चन कोई होता है जो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो आप बायो डिस्कस कर सकते हैं, आप फिजिक्स डिस्कस कर सकते हैं उस पर, लेकिन आप इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा हटाओ यार इन सबको उड़ा दो। सबको उड़ाया पूरा, उड़ा के ग्रुप को डिलीट किया, मतलब बंद करो। अगर यार ये काम करने के लिए आते हो तुम लोग का मेन टारगेट पढ़ना लिखना है, फालतू के काम कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, चलिए फिर पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर हमारा IUPAC नेम लिखने का तरीका है। सबसे पहले किसी भी IUPAC नेम में लिखा जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स अगर नहीं हो तो आप लिखेंगे रूट वर्ड, अगर है तो प्रीफिक्स लिखने के बाद लिखेंगे रूट वर्ड या वर्ड रूट जो भी। और रूट वर्ड के बाद आता है सफिक्स फर्स्ट। मैं आपको सब बताऊंगा क्या क्या कौन कौन चीज़ है। और उसके बाद आता है क्या, सफिक्स सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हेडिंग पड़ेगा क्या, रूट वर्ड। हेडिंग डालिएगा रूट वर्ड और वर्ड रूट, रूट वर्ड या वर्ड रूट, ठीक है। रूट वर्ड या वर्ड रूट हेडिंग डाल लीजिए। अब अगले ही क्लास से IUPAC नेम हमारा बढ़िया चलेगा। अभी इस क्लास में रूट वर्ड लिखा क्या करेंगे, प्रीफिक्स अगली क्लास में लिखाना पड़ेगा। तो यहाँ अभी स्टार्ट कर दिया है, दिमाग में रखिएगा कि चालू हो चुका है। अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे बात करा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।